पिछले वीडियो में हमने जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी योग्यता के बारे में अध्ययन कर लिया था और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल और महाभियोग की जो प्रक्रिया है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। महाभियोग, ठीक है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है, देखो सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में न्यूनतम आयु का कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है। किस चीज का न्यूनतम आयु, यानी कि जो नियुक्ति करते समय न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु 65 वर्ष है, यानी 65 वर्ष तक वह न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। ठीक है, कितनी है इसकी आयु? 65 वर्ष। लेकिन अमेरिका से विपरीत है हमारे यहाँ। कैसे? देखो, अमेरिका है यूएसए में न्यायाधीश की जो आयु अधिकतम आयु है ही नहीं, वो आजीवन है। आजीवन। अमेरिका में क्या है? आजीवन। लेकिन भारत में अधिकतम आयु 65 वर्ष है। न्यूनतम की तो कोई बात ही नहीं है, संविधान में अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष है। और अमेरिका में आजीवन न्यायाधीश के पद पर रह सकता। लेकिन कारण है इसमें, क्योंकि इंडिया में 65 वर्ष एक व्यक्ति की जो औसत आय है वो 65 वर्ष मानी जाती है, यानी अधिकतम आय। क्यों ये माना जाता है कि इंडिया का जो व्यक्ति है वो 65 वर्ष ही जीता है? ये नहीं बोल रहा हूं, ये औसत आयु बता रही है, जबकि अमेरिका में आजीवन रह सकता। ठीक है, इसके बाद इसको अपने पद से सेवानिवृत्ति मिल जाती है। इसके अलावा न्यायाधीश है वो त्याग पत्र दे सकता है। क्या? त्याग पत्र भी दे सकता है, भाई मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। और इसके अलावा अनुच्छेद 128 जो है वो ये कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 128? गौर करके सुनना, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 128 किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने की जो विशेष व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? विशेष व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है इसकी क्या है? विशेष व्यवस्था। सेवानिवृत्ति की विशेष व्यवस्था। विशेष व्यवस्था, ये बात है। ठीक है, ये तो हो गया कार्यकाल। अब हम पढ़ेंगे महाभियोग किस प्रकार लगता है। ध्यान से, गौर से, थोड़ा सा हार्ड है। तो न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे लगता है, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। आराम से सुनना, जितना ज्यादा ध्यान से सुनोगे उतनी ही बात समझ में आएगी। देखो, इसको हटाने के लिए केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दो बातें हैं, एक तो प्रमाणित, देखो पहली बात तो है प्रमाणित दुर्व्यवहार। एक तो प्रमाणित दुर्व्यवहार, एक अक्षमता, दूसरा है अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता। ये दो बातें हैं, ये आपको याद रखनी। एक तो प्रमाणित दुर्व्यवहार, ठीक है ना, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। कैसे? देखो, संसद के दोनों सदनों को, ध्यान से सुनना, संसद है, इसके दोनों सदन, मतलब एक तो लोकसभा, कौन सी? एक तो लोकसभा प्लस
राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? संसद के दोनों सदन है। ठीक है। अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत, अलग अलग दोनों का अलग अलग अपने कुल सदस्यों का बहुमत, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा अपने कुल सदस्यों का बहुमत अलग अलग, ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग अपने कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, कितना? 2/3 बहुमत। ठीक है ना। लोकसभा प्लस राज्यसभा ये अपने अलग अलग कुल सदस्यों का बहुमत तथा क्या? तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो तो वो प्रस्ताव पास करना पड़ता है। क्या? यानी संसद के दोनों सदनों का अलग अलग अपने कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, इनको प्राप्त किया जाता है। फिर इसे प्राप्त करके किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास क्या किया? प्रस्ताव को भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या कहेगा कि भाई न्यायाधीश को जो ये प्रस्ताव जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है तो राष्ट्रपति उसे अब सेवानिवृत्ति या उसे हटा देता है न्यायाधीश के पद से। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। लेकिन मैंने कहा लेकिन, बात ध्यान में रखना, यदि महाभियोग का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर आया है तो वो प्रस्ताव एक ही सत्र में प्रस्ताव पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही सत्र में प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। कहने का मतलब है कि यदि प्रस्ताव पास करना है महाभियोग का तो वो एक ही सत्र में पास करना जरूरी है। अच्छा, ये बात नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे भी अपने खिलाफ पैरवी करने की पूरी आजादी होती है। तो ये है न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? इसे किस आधार पर हटाया जाता है? प्रमाणित दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। दो बातें, एक तो है प्रमाणित दुर्व्यवहार, दूसरी है अक्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? अक्षमता के आधार पर। ठीक है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है, क्या है ये प्रक्रिया? क्या है प्रक्रिया? क्या है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अपने सदस्यों का यानी अलग अलग दोनों सदन, इसका अलग, राज्यसभा का अलग, लोकसभा का अलग, अपने कुल सदस्यों का बहुमत, कितने सदस्यों का? कुल सदस्यों का बहुमत तथा प्लस क्या? प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले, कौन? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होना चाहिए। फिर यह प्रस्ताव किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास, और उसी दिन राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा देता है। ठीक है ना। ध्यान रहे, ये जो प्रस्ताव है ये एक ही सत्र में पारित होना अनिवार्य है। तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होगी। अब है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन है
वो 2,80,000 है। कितना? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,25,000 है। 25,000। ठीक है। वेतन दिया कहां जाता है? कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से, चित निधि से। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका तो वेतन है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश है उसका है 2,25,000 और इनको वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। और ध्यान रहे, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। केवल और केवल उनके वेतन में कटौती वित्तीय आपातकाल के समय ही की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल में ही वेतन में अगर जरूरत पड़ी तो ही वित्तीय आपातकाल में जरूर की जा सकती है। उन और अन्य प्रकार की भी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो न्यायाधीश है उनके खिलाफ कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। ये बात नहीं कह सकता कि भाई इसने हितवंश है वो अपना निर्णय दिया है। ठीक है। इसके अलावा महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल उसी समय उस पर आलोचना की जा सकती है। अन्य प्रकार की आलोचनाएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यविधि। कार्यविधि के मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश यानी हमारे देश में क्या क्या कार्य करता है, उनके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या क्षेत्राधिकार है, उनके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हमने पढ़ा था जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके बाद में उसका कार्यकाल और महाभियोग की प्रक्रिया भी पढ़ ली थी और सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते भी पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। वो क्या है देखो, पहले बता देता हूं। देखो नंबर 1 ये मैंने पहले लिख लिया है। देखो पहली बात तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम बना सकता है। पहली बात तो ये कि संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में कानून बनाती है। पहली बात तो ये आ गई। ठीक है। नंबर 1 संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कानून बनाती है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी अपने क्षेत्र में कानून या नियम बना सकता है। नंबर 2 तो पहली बात तो ये हो गई कि संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में कानून बनाती है। दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय खुद स्वयं अपने नियम और कानून बना सकता है। किसकी अनुमति लेकर के? राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के। बात स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं कार्यविधि। देखो जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से हो, यानी जिन विषयों का संबंध है संविधान की व्याख्या से हो, जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो। क्या? संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो। बात ध्यान में रखना, कौन सा? संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो। ठीक है। संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो जिसमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करना भी आवश्यक है, यानी जिसमें विधि को जो अभिप्राय है उसको भी स्पष्ट करना आवश्यक हो, या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो। राष्ट्रपति ने सौंपा हो। किसने? राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। उन विषयों के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ अति आवश्यक है। क्या? इन विषयों पर 5 जज होने आवश्यक है। कौन कौन से? संविधान की व्याख्या, विधि को परिभाषित करने की आवश्यकता, जो संविधान की व्याख्या जो संवैधानिक प्रश्न हो, और राष्ट्रपति ने ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उन कार्यों के लिए कम से कम 5 जजों की होना, यानी 5 जज होना आवश्यक है इन पे निर्णय लेने के लिए। फिर बात 2 नंबर आता है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख किसी ऐसे मुकदमे की अपील भी उपस्थित की जा सकती है जिसकी सुनवाई के बाद यह विचार किया जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है। एक बार फिर सुनना कि सर्वोच्च न्यायालय के आगे किसी ऐसे मुकदमे की भी अपील
भी उपस्थित की जा सकती है, जिसकी सुनवाई के बाद यह विचार किया जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या आवश्यक है। क्या? संविधान की व्याख्या आवश्यक है या कानून के अभिप्राय को तात्विक रूप से प्रकट करना आवश्यक है। क्या? कानून के अभिप्राय को तात्विक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता हो। इस प्रकार के विवाद प्रारंभ में 5 से कम न्यायाधीशों के सामने उपस्थित हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? ऐसे विवाद है वो 5 से कम न्यायाधीश के द्वारा भी सुलझाए जा सकते हैं। ठीक है। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि संविधान की व्याख्या या कानून के रूप में स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। बात फिर सुनना, यदि यह स्पष्ट हो जाए कि संविधान की व्याख्या या कानून के रूप को स्पष्टीकरण होना है। संविधान की व्याख्या, क्या? संविधान की व्याख्या और कानून के रूप का स्पष्टीकरण है। कानून के रूप का स्पष्टीकरण होना है तो कम से कम 5 न्यायाधीश समक्ष उपस्थित किए जाने जरूरी है। कितने? 5 न्यायाधीश जरूरी है। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? उनकी व्याख्या के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर अगली बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय खुली अदालत में लिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी निर्णय है वो खुली अदालत में लिए जाते हैं। ठीक है। यहां तक बात स्पष्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। आगे है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बात स्पष्ट है। पहली बात, खुली मुकदमा है वो खुली अदालत के तहत होगा, यानी जो निर्णय लिया जाएगा। तीसरी बात है कि जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होता है। किसके आधार पर? निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत के आधार पर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं वो बहुमत के आधार पर होंगे। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश है वो अपना पृथक निर्णय भी दे सकता है। जो इस बहुमत से स्वीकृत नहीं है, ये बहुमत का निर्णय अगर कोई किसी जज को स्वीकार नहीं है तो वह अपना मत अलग दे सकता है। क्या दे सकता है? अलग भी अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णय है वो बहुमत के आधार पर ही होगा। ठीक है। अन्य किसी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकेगा। बहुमत का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। अपना अलग बहुमत दे सकता है, लेकिन निर्णय है वो बहुमत के आधार पर ही होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि है। क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ना है अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय को काफी प्रकार के जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, इनको हम देखो 3 रूप में बांट लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर 1, पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? क्षेत्राधिकार। ठीक है। पहले नंबर पर पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन से? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और 3 नंबर पर पढ़ेंगे हम परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।
क्षेत्राधिकार। इन 3 अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे अधिकार जिनकी सुनवाई कहां पर होती है? सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, ये आते हैं अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कैसे? देखो, एक तो है एकमेव क्षेत्राधिकार। कौन से? नंबर 1, एकमेव क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार कौन से क्षेत्राधिकार? एकमेव क्षेत्र। देखो, एकमेव क्षेत्राधिकार वे क्षेत्राधिकार है जिनकी सुनवाई सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। जैसे भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 1 इसमें आएगा एकमेव क्षेत्राधिकार में कि भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। भाई, 1 नंबर पर ये आ गया। एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में उत्पन्न जो विवाद होता है, एक तो ये आ गया, ठीक है। इनकी सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। दूसरी बात है, एक यानी भारत सरकार या कई राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद। इसी में जोड़ दो भारत सरकार, कई राज्य या एक राज्य के बीच विवाद, ये 2 नंबर की बात आ गई। यानी भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, भारत सरकार राज्य या कई राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, ठीक है ना। अब तीसरा आता है हमारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद जिसमें कोई ऐसा पर्सन हो कि जिस पर वेद अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। न्यायालय से इस अधिकार का संबंध निर्णय की याचना की जानी चाहिए। बात समझ में आ गई कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है जिसमें कोई ऐसा पर्सन हो जिस पर किसी वेद अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। किसका? वेद अधिकार का, वेद अधिकार का या विस्तार, वेद अधिकार या उसका अस्तित्व या उसका विस्तार निर्भर हो, ठीक है ना। इन मामलों की सुनवाई सीधी की सीधी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। इनको एकमेव इसीलिए बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में पारंपरिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अर्थात मतलब ये है कि विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। क्या? सर्वोच्च, इन मामलों का जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं। ध्यान रहे 26 जनवरी 1950 से पूर्व की जो संधियां हैं, यानी हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले की जो संधियां की गई है जो देशी राज्यों के बीच में, ठीक है, इस समय लागू है, उनके ऊपर इन विवादों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर है।
यानी जो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले राज्यों के बीच में जो संधियां हुई हैं वो संधियां इस क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है ना। तो ये है एकमेव क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे इसी में समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। समवर्ती प्रारंभिक, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। इसमें वे प्रश्न आएंगे जो संविधान है उससे संबंधित या मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी उन पर सुनवाई करने का अधिकार हो। पहली बात तो ये, यानी एक तो सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च राज्य के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन दोनों को ही सुनवाई का अधिकार हो। वो कौन से हैं? समवर्ती क्षेत्राधिकार है। और जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एकमेव क्षेत्राधिकार है, उन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ही सुनवाई करने का अधिकार है। वो कौन से है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है एकमेव क्षेत्राधिकार। और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वे हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। वो क्या है? समवर्ती क्षेत्राधिकार। बात एक तो ये हो गई। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार देखो, अनुच्छेद 32(1) में स्पष्ट किया गया है कि विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर ठहराया। विशेष रूप से तो किसको उत्तरदायी ठहराया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को भाई विशेष रूप से तो सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया। वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने और उनको समुचित कार्रवाई कर सकती है। यानी जो मौलिक अधिकार है उनका अगर हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उन पर अपनी कार्रवाई करती है। इस प्रकार मौलिक अधिकार को लागू करने, यानी मौलिक अधिकार जो लागू करने का जिम्मा है वो सर्वोच्च न्यायालय का भी है और प्लस उच्च न्यायालय का भी है। तो ये है समवर्ती क्षेत्राधिकार। क्या है? समवर्ती क्षेत्राधिकार। वे अधिकार जिनके ऊपर सुनवाई कौन करता है? उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब बढ़ेंगे 2 नंबर के अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 2 यहां लिख देता हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भाई नाम से ही स्पष्ट है, अपील, यानी जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिए हैं। किसने? संविधान ने। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? हम 4 भागों में बांटेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार को। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 संवैधानिक। विवरण देखेंगे इनका, ऐसी बात नहीं है। एक तो है संवैधानिक। ठीक है, पहला है संवैधानिक। नंबर 2 दीवानी। दीवानी रे दीवानी।
वो दीवानी नहीं है, ये अलग दीवानी है। फौजदारी और विशिष्ट। नंबर 3 फौजदारी प्लस विशिष्ट। ये 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी इनकी सुनवाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में इनकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है ना? वो क्या है? वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको एक बार मिटा देता हूं मैं, उसके बाद में यहां पर ऊपर लिख लूंगा। तो हम पढ़ रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने पढ़े दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट। ठीक है ना? इन प्रकार के अधिकारों की जो चर्चा करी है, इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में। हम पढ़ रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन से? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक मिनट। हम पढ़ रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे पहले ले लेते हैं संवैधानिक मामलों को। नंबर 1 संवैधानिक। वे मामले जो संविधान से संबंधित हो, वो क्या है संवैधानिक का? देखो अनुच्छेद, ये आते हैं अनुच्छेद 132 में। संवैधानिक मामले किस में आते हैं? अनुच्छेद 132 में। देखो, ठीक है, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित है और कोई कानून सारमय प्रश्न अंतग्रस्त है, तो उच्च न्यायालय निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कोई भी मामला जो संविधान से संबंधित है, किससे? संविधान से संबंधित हो, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्या की जा सकती है? की जा सकती है। ठीक है, यदि राज्य उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देने से अस्वीकार भी कर देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि उसको यह विश्वास हो जाए कि उस विषय की संविधान की व्याख्या करनी अति आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, निर्वाचन आयोग बनाम। कौन सा? निर्वाचन, ये एक उदाहरण है। आयोग बनाम निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकटराव। क्या है? श्री वेंकटराव। निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकटराव। ये मामला है 1953 का। कब का? ये मामला है 1953 का। एक तो ये मामला सामने आया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये इस मुकदमे में प्रश्न उठाया था कि किसी संवैधानिक विषय को 132 के दिन किसी भी अकेले न्यायाधीश के निर्णय को अपील या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। एक, नहीं की जा सकती है या नहीं, तो हाँ, इसके फलस्वरूप अंतिम संरक्षण और व्याख्याता यानी उत्तर हाँ में दिया गया। बिल्कुल एक अकेला जो है वो भी दे सकता है, अपील कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय की इसकी जो वो दी उसका उत्तर हाँ में दिया। क्या दिया? हाँ में दिया। एक बार फिर बोल रहा हूं कि सुनो ध्यान से, देखो। निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकटराव 1953 वाले मुकदमे में यह प्रश्न उठाया था कि क्या किसी संवैधानिक विषय में अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कि भाई एक जो राज्य उच्च न्यायालय है उसका जो एक न्यायाधीश है वो अनुच्छेद 132 के तहत वो अपील की जा सकती है। तो उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हाँ बिल्कुल अकेले न्यायाधीश भी अपील कर सकता। नंबर 1 यह हो गई संवैधानिक। दूसरी बात आती है दीवानी। क्या? नंबर 2 दीवानी। भाई दीवानी के मामले में
थोड़ा अलग हो गया सर्वोच्च न्यायालय। कैसे, देखो इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत व्यवस्था थी कि 1972 में हुए संविधान के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया। मूल संविधान में जो व्यवस्था थी उसको 30वें संविधान संशोधन के तहत बदल दिया गया। क्या, 30वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और ये 30वां संविधान संशोधन 1972 में होता है, 1972 में होता है। जो मूल संविधान था उससे पहले जो व्यवस्था थी उनको बदल दिया कि व्यवस्था इस प्रकार थी कि जो जिसमें विवाद की राशि 20,000 रुपए ली जाती थी। कैसे, इसके पूर्व ये व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में किसी जो दीवानी मुकदमे हैं उनकी अपील यदि की जाती है तो उसकी जो राशि है वो 20,000 से अधिक होनी चाहिए। 20,000 से, यदि 20,000 राशि से अधिक का मामला है तो ही उसकी दीवानी मामले की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ, 30वां संविधान संशोधन हुआ, इस जो व्यवस्था को खत्म कर दिया, 20,000 वाली व्यवस्था को क्या किया, खत्म कर दिया और इसकी अपील की धनराशि है वो सीमा बिल्कुल ही हटा दिया। इस 30वें संविधान संशोधन कहते हैं, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, 30वां संविधान संशोधन कहते हैं। यानी मूल संविधान में क्या था कि यदि 20,000 से, यदि कोई मुकदमा या मामला 20,000 रुपए की राशि से ज्यादा का है तो उसकी अपील ही सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। लेकिन 30वां संविधान संशोधन हुआ 1972 में। कब हुआ, 1972 में। इसके तहत इस 20,000 रुपए की जो सीमा है इसको हटा दी और अभी जो है किसी भी प्रकार के जो सुनवाई है या अपील है वो की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 133 में संशोधित कर दिया गया। अनुच्छेद 133 के अंतर आते हैं दीवानी मामले और संवैधानिक जो मामले अनुच्छेद 132 में आते हैं। अब धनराशि तो हटा दी। उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी विवाद की अपील की जा सकती है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए। कौन, उच्च न्यायालय उसे प्रमाणित कर देता है। कौन कर देता है, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, प्रमाणित करता है। उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी 20,000 राशि है वो खत्म कर दी। ठीक है, इस विवाद को कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण माना गया और 30वें संविधान संशोधन में ये निश्चित, उचित और तर्कपूर्ण माना गया। जो 30वां संविधान संशोधन किया गया था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने उचित मान लिया। ये हो गया हमारा दीवानी क्षेत्राधिकार। अब बात करेंगे हम फौजदारी। नंबर है फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकारी तो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका संबंध है अनुच्छेद 134 में, फौजदारी मामले। ठीक है ना, देखो फौजदारी मामले में जैसे एक तरह का क्रिमिनल जिसको बोलते हैं, जो क्राइम करते हैं ना, उसमें यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने से पर व्यक्ति उन्मुख आदेश रद्द कर मृत्युदंड दे दिया हो। पहली बात तो ये होता क्या है कि जिला सेशन कोर्ट है भाई, मृत्युदंड कौन देता है, जिला सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय देता है। ठीक है, क्या होता है कि मृत्युदंड कर दिया गया यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो। एक बात तो ये, यानी उच्च न्यायालय क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। हालांकि जिला सत्र न्यायालय में मृत्युदंड दिया जा सकता है। नंबर एक बात स्पष्ट हो गई। नंबर 2 आती है, उच्च न्यायालय ने अधीश न्यायालय से अभियोग विचारार्थ पास मंगवाकर अभियुक्त का प्राणदंड दिया हो। ठीक है ना, एक बार फिर सुना, उच्च न्यायालय ने अधीश न्यायालय से, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दे दिया हो। क्या, प्राणदंड
दंड दे दिया हो। ठीक है, एक बात हो गई, प्राण दंड वाली हो गई। नंबर 3, तीसरी बात है कि अगर उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य हो, तो इनकी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी जो उच्च न्यायालय है ये प्रमाणित कर दे कि जो वाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में इनकी अपील करने के लायक है, तो ऐसे मुकदमों की भी सुनवाई कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो है कि यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द करे, उसे मृत्यु दे दिया हो। एक बात ध्यान से सुन ली। 2 नंबर की सुनो कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राण दंड दे दिया हो। नंबर 3 है कि अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार योग्य है, तो उसकी भी अपील क्या की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब आखिरी अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे आखिर में पढ़ेंगे हम विशिष्ट। क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट पढ़ेंगे। देखो, अब हमको पढ़ना है विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन से क्षेत्राधिकार? विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। ध्यान सुना, संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक। कौन से? संविधान के अनुच्छेद 132 और संविधान के अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हो, लेकिन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप हो सकता है। यानी जिस मामले, जो विशिष्ट मामले हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में नहीं आते हैं, तो ऐसे मामलों पर भी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अतः है अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। एक सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? दंड देने का जो आदेश है उसकी अनुमति दे सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल और केवल सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, सैनिक न्यायालय के विरोध में अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। सैनिक न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने अपीलीय क्षेत्राधिकार में यदि देखा जाए तो जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वर्ल्ड के सबसे ताकतवर न्यायालयों में से माना जाता है। यानी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये हो गए हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे जो है वो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। कौन से? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। कौन से अधिकार पढ़ेंगे? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, यानी
तो देखते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है। देखो ध्यान से सुनना, संविधान के अनुच्छेद 143, पहली बात अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 143, संविधान के अनुच्छेद 143 प्रारंभिक जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है किस अनुच्छेद में आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 143 में आते हैं। देखो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, किसको, राष्ट्रपति को, किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब उसे यह प्रतीत हो कि कोई जो तथ्य है वो विधि से संबंधित हो या विधि से संबंधित होने की संभावना हो। विधि, कोई पर्सन है वो विधि का हो, क्या हो, कोई पर्सन है वो विधि का हो या होने की संभावना हो, जो ऐसी प्रकृति का हो, ऐसे व्यापक महत्व रखता हो जिसे उस उच्च न्यायालय में राय प्राप्त करने आवश्यक हो। वह उस पर्सन पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। उच्चतम न्यायालय को राय देनी है या नहीं देनी है यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर है, यह राय दे या न दे। क्योंकि यह मामला था बाबरी, पहले दिया गया था कि बाबरी मस्जिद पर पहले कोई राम मंदिर था या नहीं था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को मना कर दिया था कि मुझे नहीं पता था या नहीं था। तो यह सर्वोच्च न्यायालय पर है कि उसे राय दे या न दे, यानी परामर्श दे या न दे। उस पर यदि चाहे तो वो परामर्श दे सकती है सर्वोच्च न्यायालय, चाहे तो नहीं दे सकती है। पर्सन कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधि से संबंधित होना चाहिए और पर्सन है वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो ऐसे मामले कई आ गए हैं। तो मैंने आपको एक बाबरी मस्जिद वाला बता दिया, ठीक है। एक मामला हुआ था केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में जो 1974 में, एक मामला हुआ था 1974 में केरल शिक्षा विधेयक से संबंधित, केरल शिक्षा विधेयक से संबंधित हुआ था, विधेयक से संबंधित था, ठीक है। 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय ने मांग मांगी थी। 1978 में विशेष अदालत होती है उस मांगी गई संपत्ति में अधिकार महत्वपूर्ण कर दिया, ठीक है, बात खत्म। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने तथा काफी सीमा तक कम करने में सहायता होती है। ये बात, क्योंकि जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है मुकदमेबाजी को रोकने यानी मुकदमों पर अंकुश लगाने की एक भूमिका सी निभाई, ठीक है। ये हमने पूरे के पूरे इसके क्षेत्राधिकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे, काफी बड़ा वीडियो हो गया शायद, अभिलेख न्यायालय और पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख न्यायालय हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में दिए गए हैं। यानी लेख क्या होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें दो बातें हैं, ठीक है ना। कितनी बातें हैं कि इस न्यायालय में जो अभिलेख होंगे वो साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसके रूप में, साक्षी के रूप में। किसके रूप में, सबूत के रूप में या साक्षी के रूप में। पहली बात तो यह है कि जो अभिलेख है इनके सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसे प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो अभिलेख हैं वो सभी उच्च न्यायालय में लेख के रूप में, साक्षी के रूप में यानी सबूत के रूप में प्रकट किए जा सकते हैं। उन पर प्रश्न नहीं किया जा सकता इसके द्वारा अभिलेख जो बनाए गए हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना, एक न्यायालय अवमानना यानी जो न्यायालय की बुराई करता है उसे बोलते हैं न्यायालय अवमानना। न्यायालय अवमानना कहते हैं ना, मान हानि, वही है ये।
तो भाई इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए दंड भी दिया जा सकता। वैसे तो देखा जाए तो ये बात प्रथम स्थिति स्वतः ही मान्य हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः ही मान्य हो जाती है, क्योंकि अभिलेख जो है स्वतः ही यानी सब उच्च न्यायालय में साक्षी के रूप में मान्य होते हैं। तो ये बात आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है कि बेइज्जती तो कर ही नहीं सकता, यानी इनके साक्ष्य पर संदेह तो कर ही नहीं सकता सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना वाली जो दंड की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई। एक बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में। क्या कही थी? शायद मुझे याद भी ना हो पूरी, लेकिन एक बार मैं देखो उन्होंने, अंबेडकर जी ने कहा था कि अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसमें अभिलेख साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो। क्या हो? सबूत की दृष्टि से मूल्य हो, और जब उसे किसी न्यायालय में पेश किया जाए तो उन पर कोई ऐतराज न करे। क्या न करे? ऐतराज ना कर सके। सच तो यह है कि अवमानना के लिए दंड दे सकने की शक्ति तो इस स्थिति में आवश्यक परिणाम ही माना जाएगा। या हालांकि मुझे पूरी याद नहीं है, और भी आगे है ये, लेकिन बात यह है कि न्यायालय की अवमानना है, वो अवमानना करता है तो वो दंड का भागी माना जाएगा। ठीक है ना? अगली बात आती है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक या सुरक्षा कर्मी माना जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा क्या है? अब है मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक। क्या? मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। देखो इसमें जो वाद आएंगे, जैसे शंकरी प्रसाद वाद है 1973 का, जो सत्र केरल राज्य वाद है, केशवानंद भारती वाद है, मिनर्वा विल्स वाद है, वो सारे के सारे एक साथ ही बता दूंगा। देखो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार करता है कि अनुच्छेद 32(1) के तहत, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, भाई ये अधिकार कहता है कि यानी सर्वोच्च न्यायालय ये घोषित करता है कि संसद या सरकार यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 ये दोनों सेम ही है वैसे, लेकिन अनुच्छेद 13 है वो विधि को परिभाषित करता है। विधि को परिभाषित ऐसे करता है कि अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि संसद या राज्य यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बनाती है या उनका हनन होता है किसी कानून से, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 रिट जारी करता है। तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार परीक्षा है, इन प्रकार की वो रिट जारी करके मौलिक अधिकारों के अभिरक्षा के रूप में भूमिका निभाता है। तो यह जो वाद है, न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और कमेंट तो आप कर ही दोगे मुझे पता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।